Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. This is class 11th, first chapter, Physical World. Dear students, today we will study physics in relation to technology, some important technology and their links with physics, and the fundamental forces of nature. Let's start our video with physics in relation to technology. Dear students, the application of physics have played a key role in the development of the technology. बेसिकली जो फिज़िक्स के अनुप्रयोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं हमारी लाइफ में, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। आज ही डेट में जो हम देखते हैं फिज़िक्स का हर जगह अनुप्रयोग है, लाइफ में लाइफ के हर पहलू में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ हमारी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन फिज़िक्स के इस टाइप से हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविज़न, रडार एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। जो हमारी ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनके बारे में आप चैप्टर 8 में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो यूज़ होता है रेडियो में, टेलीविज़न में, रडार और वायरलेस कम्युनिकेशन जितने भी, इन सभी में ईएम वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, आप जो टेलीविज़न देख पाते हो वो भी ईएम वेव्स की हेल्प से देख पाते हो। रडार जो अपना वर्किंग कर रही होती है वो भी हमारी ईएम वेव्स की हेल्प से करती है, तथा जो हमारा जितने वायरलेस कम्युनिकेशन हैं वो हमारे सारे ईएम वेव की हेल्प से होते हैं। न्यूटन्स कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज्ड इन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट विच हेल्प्स अस इन फोरकास्टिंग वेदर। न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट दिए थे उनका यूज़ किस में किया जाता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट में किया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और बेसिकली वो अर्थ, जियो मीन्स अर्थ होता है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट में रहना। ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ के रोटेशन के साथ साथ उसके चारों रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इनका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है हमारा 24 आवर्स होता है, इसीलिए ये हमें एक ही पॉइंट पर दिखते हैं। ओके, तो वो जियो के रेस्पेक्ट में, अर्थात मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में वो स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, वैसे स्टेशनरी नहीं होते, वैसे मोशन में होते हैं, बट अर्थ के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी अपीयर होते हैं। ठीक है, और इनकी हेल्प से हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मतलब हम बता देते हैं, आपने देखा होगा जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो बताते हैं कि टेम्परेचर कितना रहेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में टेम्परेचर कितना रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, हवा ज़्यादा तेज़ चलेगी या फिर कम चलनी है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या ठंड होगी, या फिर बारिश होगी नहीं होगी, सब कुछ वेदर फोरकास्टिंग है। एक एग्जांपल है हमारा एक्सरेज आर यूज्ड इन रेडियोथेरापी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, डब्ल्यू के रॉन्गजन ने इसके बारे में बताया था हमें, एक्सरेज के बारे में, उसकी डिस्कवरी की थी। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। एक्सरेज आर यूज्ड इन रेडियोथेरापी इन डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन इन बोन्स। रेडियोथेरापी में एक्स रेज का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो बोन्स यदि डिसलोकेट हो गई हैं तब इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं, और फ्रैक्चर्स होता है हम इसकी हेल्प से तब भी पता कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हैज़ हेल्प्ड टू डिज़ाइन हीट इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। जो हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं, जो आप फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में ही नेक्स्ट वॉल्यूम में पढ़ेंगे, तो उसकी हेल्प से हमने हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स के बारे में स्टडी किया और हमने उन्हें डिज़ाइन किया। ठीक है, और जो हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर्स विच आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। हाँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए बैकबोन की तरह बिहेव करती है। यदि आपके घर से, आप इमेजिन कीजिए, यदि आपके घर से 1 वीक के लिए लाइट चली जाए तो आपके सारे के सारे वर्क पेंडिंग में पड़ने शुरू हो जाएंगे और आप पूरी तरह से बेचैन हो जाएंगे। लाइट का मतलब, मेरा इंटेंशन वो वाली लाइट नहीं है जो सनलाइट है, मेरा इंटेंशन इलेक्ट्रिसिटी से है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप जितने भी अप्लाइंसेस हैं, चाहे आपका वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब्स हैं, CFLs हैं, आपके टेलीविज़न है, LEDs हैं, म्यूज़िक सिस्टम है, ये सारी चीज़ें कोई भी वर्क नहीं करेगी। फैंस वर्क नहीं करेंगे, ACs वर्क नहीं करेंगे। ठीक है,
तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत सारे अप्लाइंसेज और भी, माइक्रोवेव ओवन है, या फिर आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है किससे रन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैसे होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? ये किस पर बेस्ड होते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस? न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ सिलिकॉन चिप्स हैज ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। जो सिलिकॉन चिप्स की डिस्कवरी हुई है उसके बाद कंप्यूटर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ चुकी है। उसके बाद आपने देखा है कि बेसिकली जो आज की डेट में आपके एसडी कार्ड्स हैं, ठीक है। पहले टाइम में कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, काफ़ी बड़े हुआ करते थे और साइज़ में बड़े होते थे, वो मैक्रो चिप्स हुआ करती थी या मैक्रो एसडी कार्ड्स हुआ करते थे। और आज की डेट में छोटे होते जा रहे हैं और साइज़ छोटा होता जा रहा है और उनकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले टाइम में एक सेल फोन आया करता था नोकिया 6600, जिसे नोकिया 6600 कहते थे। उसमें एक बड़ा सा कार्ड पड़ता था और उसमें समथिंग एमबी का स्टोरेज हुआ करता था, परहैप्स 256 एमबी और द 512 एमबीज। आज की डेट में उसके हाफ से भी कम साइज़ में आ रहे हैं एसडी कार्ड्स, और उनमें 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, स्टिल 1 TB तक का भी एसडी कार्ड है, ठीक है। साइज़ छोटा हो गया है लेकिन उनका स्टोरेज बहुत बढ़ गया है, ठीक है। पहले यदि आप ऑडियो कैसेट लेते थे उसमें 12 सॉन्ग्स आया करते थे, जो आप ऑडियो सॉन्ग्स हुआ करते थे। अब उसके अकॉर्डिंग यदि हम कंपेयर करें, यदि 1 TB का यदि हम एस डी कार्ड ले लें, या स्टिल 1 TB छोड़िए, आप यदि 32 GB का भी एक एस डी कार्ड ले लें, उसमें भी ऑडियो सॉन्ग्स कम से कम समथिंग 1000 आएंगे, अराउंड 30,000 से भी ज़्यादा ऑडियो सॉन्ग्स आ सकते हैं। और उसमें जो हमारी ऑडियो कैसेट हुआ करती थी उनमें मात्र 12 सॉन्ग्स हुआ करते थे, उसमें भी 6 सॉन्ग्स वन साइडेड एंड नेक्स्ट 6 सॉन्ग्स अदर साइड से सुन सकते थे हम। तो सोचिए यदि एक एस डी कार्ड ने कितना स्पेस कम कर दिया, समथिंग 1000 ऑफ ऑडियो कैसेट्स की रिक्वायरमेंट होती केवल उतने ही सॉन्ग्स को कलेक्ट करने के लिए जितना एक एस डी कार्ड में कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Radioisotopes are now being widely used in medicine. रेडियोक्टिव आइसोटॉप्स आर नाउ बीइंग वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन। जो अब रेडियोक्टिव आइसोटॉप्स हैं, बहुत हमारे बहुत सारे रेडियोक्टिव आइसोटॉप्स हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे मेडिकल लाइन में हम बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी लाइफ को इन्होंने सभी ने कंफर्टेबल बनाया, बहुत ज़्यादा हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण ही, ठीक है। कई बार क्या होता है, फिजिक्स जनरेट करती है न्यू टेक्नोलॉजी, कई बार टेक्नोलॉजी न्यू फिजिक्स जनरेट करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फिजिक्स में कोई भी जो प्रिंसिपल है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही वर्क करेगा। हो सकता है एक के बाद दूसरा आ जाए और पहले वाला मॉडिफाई भी हो सकता है, और यदि मॉडिफाई नहीं हो पाता तो फिर न्यू आ जाता है, ठीक है। ओवरऑल दोनों का हमारे लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, हमारी सोसाइटी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है या फिर हमारा बेसिकली फिजिक्स है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और उसके लिंक्स हैं हमारे फिजिक्स के साथ, जैसे स्टीम इंजन है। स्टीम इंजन किस पर डिपेंड करता है? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन पर वर्क करता है। रॉकेट प्रोपल्सन क्या है? हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है। यहाँ फोर्थ पॉइंट बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है, उसे आप देखेंगे। ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर इधर आएगा आपका, जबकि ये इधर आएगा, ठीक है।
ठीक है, सॉरी, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखते हैं। फेरा ये होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर किस पर बेस्ड है हमारा, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ओके, क्लियर। एरोप्लेन हमारा बर्नौली प्रिंसिपल पर डिपेंड है हमारा, बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक्स। ये भी आप सेकेंड वॉल्यूम में पढ़ेंगे फिजिक्स में, 11th स्टैंडर्ड में ही। पार्टिकल एक्सेलरेटर जो साइक्लोट्रॉन है वो हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसे होगी जब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है ये हमारा, और ये आप 12th स्टैंडर्ड में हो सकता है पढ़ें, क्योंकि पिछले सेशन में तो 30% रिडक्शन में इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब पता चले कि आपके सिलेबस में आता है इन फोर्थ कमिंग डेज और नॉट, लेकिन ये बेसिकली चैप्टर 4 में आता है साइक्लोट्रॉन 12th स्टैंडर्ड में, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सोनार आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स पर डिपेंड करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स हमारा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। ये हमारा इसका जो प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर्स का, वो है हमारा TIR, और वो आप पढ़ेंगे क्लास 12th में 9th चैप्टर में, रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है हमारा, वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, जबकि फोटो सेल जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। ओके, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, हमारी बेसिकली नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हमको दिखते हैं, तो क्या सारे के सारे फोर्सेस को स्टडी करना बहुत टिपिकल है एक साथ, तो हम बेसिकली उन्हें शॉर्टन कर लेते हैं। शॉर्टन कैसे करते हैं कि जो जो बेसिक हैं, जो बेसिक फोर्सेस हैं उनको देखते हैं। जैसे हम बहुत सारे फोर्सेस देखते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, यदि हम जो बात कर रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर जो बात करते हैं, जो चीज़ें हमें इजीली ऑब्जर्व होती हैं, वो कौन कौन से फोर्स हैं हमारे। जैसे हमारा मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमारा आ सकता है मस्कुलर फोर्स हो सकता है हमारा। ठीक है, जो बेसिकली आप वर्क करते हैं, तो ये यहाँ पर फोर्स लगाते हैं आप। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स आपको पता है। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रिक्शन है, आपने किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण आपको उसके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया हमारा, फ्रिक्शन भी हमारा एक फोर्स है। फोर्सेज एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, मानकर चलिए आपने एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये कंसिडर कीजिए, ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, आपने इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इधर से फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे ये तब भी आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। और यदि इसी स्प्रिंग की बात हम करें, ठीक है, आप इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं और इस पर इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे इसे कॉन्ट्रैक्ट करो। पहला केस किसका था, कॉन्ट्रैक्शन का था, दूसरा केस स्ट्रेच कर रहे थे आप इसे स्प्रिंग को, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको स्प्रिंग पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर भी बंधी हुई है, यहाँ पर भी बंधी हुई है। ठीक है, हमने इस पर यहाँ पर कुछ लोड लटका दिया। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोड लटका दिया, तो इसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, राइट। तो ये न्यू सिचुएशन कैसे होगी, ये कुछ बैंड हो जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप से बैंड हो जाएगी। तो ये किसके कारण था हमारा, बेसिकली ये किसके कारण था, ये हमारा फोर्स लग रहा था किसी लोड के कारण। ठीक है, तो स्ट्रिंग पर फोर्स लगेगा हमारा, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी। विस्कस फोर्स, मानकर चलिए कोई लिक्विड है,
आप आपके पास कंसीडर कीजिए, आपके पास एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, और एक कंटेनर ये है, या ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। आपके पास एक ये कंटेनर है, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, ये तीन कंटेनर है, ठीक है। इन तीन का जो इनमें तीनों में कुछ फ्लूइड फिल है, कुछ फ्लूइड इसमें फिल है, इनमें कुछ फ्लूइड है इनके अंदर, ठीक है। कंसीडर कीजिए इनमें हमारा, यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए आप इसमें वाटर कंसीडर कर लीजिए, इसमें हनी कंसीडर कर लीजिए, शहद, और इसमें ग्लिसरीन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जब आप तीनों को सेम स्पीड से इस टाइप से रोटेशन में लाते हैं, एक स्पून लीजिए, ऐसे 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 करके, ऐसे 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 हम घुमा रहे हैं, इसमें स्पून लेकर घुमा रहे हैं, तीनों में सेम स्पीड से घुमा रहे हैं, और सेम स्पीड से घुमाने के बाद क्या होता है, और सेम टाइम के लिए घुमाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इन तीनों लिक्विड में कोई सा लिक्विड पहले रुकता है, फिर उसके बाद दूसरा लिक्विड रुकेगा, फिर उसके बाद तीसरा लिक्विड रुकेगा, तीनों के तीनों एक साथ नहीं रुकेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जो इंटरनली इन पर एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इंटरनली इनकी लेयर्स के बीच में, और जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने देखा ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली, और मैग्नेटिक फोर्स क्या आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपने मैग्नेट्स के बीच में भी फोर्स देखा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फोर्सेज हैं, और इनके अलावा भी न जाने कितने सारे फोर्सेज हैं, बहुत सारे फोर्सेज हैं। तो हम सबको अलग अलग स्टडी ना करके हम बेसिकली हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि फंडामेंटल जो है वो बेसिकली इन सभी के लिए, और बहुत सारे फोर्सेज जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में दिखते हैं, उन सभी के लिए दो ही फोर्स वर्क करते हैं। एक तो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हमारे दो अलग फोर्स हैं, वो भी बेसिक फोर्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है, इनका रेशो निकाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ डब्ल्यू मीन्स वीक फोर्स, एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एफ एस मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनका रेशो है एफ जी रेशो एफ डब्ल्यू रेशो एफ ई रेशो एफ एस इक्वल्स टू 1 रेशो 10⁻25 रेशो 10⁻36 रेशो 10⁻38। यानी कि यदि हम ये कंसीडर करके चलें, इसका मतलब ये है कि यदि हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जस्ट ए मिनट, यदि हम ये कंसीडर करके चलें कि एफ जी की वैल्यू 1 न्यूटन है, एफ जी 1 न्यूटन है, तो एफ डब्ल्यू होगा हमारा 1 के आगे इस टाइप से 25 0, और एफ ई कितना होगा हमारा, एफ ई होगा 1 के आगे इस टाइप से आप 0 लगाएंगे, 36 0, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एफ एस कितना होगा, 1 के आगे इस टाइप से लगाएंगे आप 38 0, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा होता है हमारा, 10⁻38 टाइम्स पावरफुल होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है हमारा, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और
वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 10⁻25 टाइम्स होता है हमारा स्ट्रॉन्ग, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यदि हम 1 न्यूटन कंसीडर करें तो वीक फोर्स जो होगा हमारा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा 10⁻25 न्यूटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी सेम कंडीशंस के लिए 10⁻36 न्यूटन। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 10⁻38 न्यूटन्स। ठीक है, सो दैट्स